नमस्ते बच्चों। अभी हम प्रबंध के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे और प्रबंध के जो सिद्धांत हैं हमने फ्योल के सिद्धांत भी देखे और टेलर के सिद्धांत भी देखे और सभी सिद्धांतों पर अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा की है। और इस बात का ध्यान रखें आप कि परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछता है वो तो टेलर द्वारा प्रतिपादित कोई 5 सिद्धांत पूछ लेता है, 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। फ्योल द्वारा प्रतिपादित कोई 5 सिद्धांत, 4 सिद्धांत, 3 सिद्धांत पूछ सकता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें कि उन 14 सिद्धांतों में वो कुछ भी कर सकता है। माने 14 में से कोई 1 या 2 सिद्धांत आपसे पूछ ले, कोई एक सिद्धांत पूछ ले, जैसे कि प्रेरणात्मक मजदूरी या विभेदात्मक मजदूरी के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। वो मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे टॉपिक पे जो हमने चर्चा की है उसी को आपको लिखना है, वही आपके नोट्स बन जाएंगे। माने उसमें कोई वो नहीं है विशेष। अब देखिए यहां पर वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसके लाभों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि अब वैज्ञानिक प्रबंध की बात हो रही, इसका सीधा सा मतलब हुआ टेलर के सिद्धांत। और टेलर के सिद्धांत जो हैं उसमें क्या लाभ हैं इसके बारे में बात हम करेंगे। तो पहले नंबर पे तो दिया हुआ है कि भाई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि टेलर के सिद्धांतों से उन निर्माताओं या उत्पादकों को क्या लाभ हुआ बताइए। तो पहला दिया है उत्पादन लागत कम। तो अपन ने पूरा टेलर के सिद्धांतों को पढ़ा है और टेलर कुल मिलाकर अपने सिद्धांतों में श्रमिकों की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि करवाना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि जब श्रमिकों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिकली उत्पादन लागत जो होगी वो कम होगी। दूसरा दिया है वस्तु की किस्म में सुधार। देखिए अब यहां पे अपन को फिर से की बताना है, पहले मैंने जो चर्चा की है आपसे उसको आप ध्यान से देखेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर वहां पे चर्चाओं में मिल जाएगा आपको। अब किस्म में सुधार माने क्वालिटी में सुधार। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे होगा? भाई टेलर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया भाई कि श्रेष्ठ तरीके के उपकरण होना चाहिए, श्रेष्ठ रॉ मटेरियल होना चाहिए, श्रेष्ठ काम करने वाले होना चाहिए। तो स्वाभाविक है यदि हम इन सभी चीजों को अपनाएंगे तो हमारे यहाँ पर उत्पादन भी श्रेष्ठ क्वालिटी का होगा। तीसरी बात श्रम विभाजन के लाभ। देखिए टेलर जो ये कहते थे कि भाई देखिए कि किसी भी कारखाने में आधुनिकीकरण अपनाना है, माने ज्यादा से ज्यादा नई खोज करना है, नई मशीनें लाना है। नई मशीनें लाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके बीच में श्रम विभाजन होगा, श्रमिकों के बीच में, और अलग अलग मशीनों में अलग अलग योग्यता अनुसार श्रमिकों को लगाया जाएगा तो उससे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। औद्योगिक शांति। अब ये सहयोग के सिद्धांत में टेलर ने स्पष्ट किया था, मानसिक क्रांति वाले सिद्धांत में टेलर ने स्पष्ट किया था कि श्रमिक और प्रबंधक माने मालिक वर्ग, इनके बीच में परम सहयोग होना आवश्यक है। इनके बीच में टकराव नहीं होना चाहिए और इनके बीच में यदि परम सहयोग है तो वातावरण शांत रहेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। अधिकतम कार्य होंगे। देखिए टेलर जो है वो ये कहते थे कि श्रमिकों की कार्य क्षमता का पूर्ण दोहन कारखाने में किया जाना चाहिए। तो यहां पर जब श्रमिकों से हम पूरे समय काम करवाएंगे तो हमारे कार्य में भी वृद्धि होगी। अब प्रश्न ये उठता साहब कि ये तो हुआ उत्पादकों के लाभ। माने जब आप प्रश्न बन गया, अब ये समझिए आप कि टेलर के सिद्धांत या फिर ऐसा भी लिख सकता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत
से उत्पादकों को होने वाले 5 लाभ बताइए। ये प्रश्न बना लीजिएगा और जो मैंने बोला है उसको पॉइंट बाय पॉइंट नोट करके उसका आंसर बन जाएगा आपका। इसके बाद श्रमिकों को क्या लाभ है साहब। देखिए, टेलर ने अपने सिद्धांत में श्रमिकों का भी पर्याप्त ध्यान रखा। पहली बात तो उन्होंने कही कि साहब आय में वृद्धि होगी। पहला पॉइंट आय में वृद्धि कैसे होगी। देखिए, टेलर ये यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी उपक्रम में काम करने वाले श्रमिक जो हैं उनको जब वहां पर श्रम विभाजन होगा तो योग्यता अनुसार काम मिलेगा और उनको योग्यता जिसमें जितनी ज्यादा अधिक योग्यता होगी उसको उतनी अधिक मजदूरी प्राप्त होगी, तो स्वाभाविक है उनकी आयु में वृद्धि होगी। इसके बाद दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि। टेलर ने अपने सिद्धांत में वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण इस पर ज्यादा जोर दिया। ये वैज्ञानिक चयन माने चयन जो होना चाहिए वो एक सिस्टम से होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, चयन कर लिया आपने तो उसके बाद उनको प्रशिक्षित भी करिए अपने कारखाने के लायक। चयन और प्रशिक्षण के कारण ऑटोमेटिकली वहां पर काम करने वाले श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट आता है जीवन स्तर में सुधार, कि वैज्ञानिक प्रबंध के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की आय में वृद्धि हो रही है तो उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा। उनका निजी मकान होगा, हो सकता कंपनी की ओर से उन्हें निजी मकान मिले, उनके यहाँ टीवी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा। इसी को कहते हैं हम जीवन स्तर में सुधार। पहले नहीं था लेकिन बाद में आ गया। कार्य के प्रति रुचि। श्रमिक जो है जब किसी भी उपक्रम में वैज्ञानिक ढंग से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर में कार्य के प्रति रुचि आएगी, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस तरीके से हमने देखे इसमें 4 बातें। अब इसमें रोजगार में स्थायित्व। टेलर का जो सिद्धांत है वो ये स्पष्ट करता है कि भाई किसी भी श्रमिक को परमानेंट जॉब की गारंटी यदि उपक्रम का मालिक दे दे तो वह व्यक्ति सत्य और निष्ठा से वहां पर कार्य करेगा और अधिक से अधिक मेहनत परिश्रम करके कारखाने या उपक्रम के उत्पादन में वृद्धि करके उसको लाभ पहुंचाएगा। इस तरीके से 5 चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब एक प्रश्न और बनता है कि टेलर के सिद्धांत का श्रमिकों द्वारा विरोध क्यों किया गया, स्पष्ट कीजिए। देखिए, फ्यूल के सिद्धांत का विरोध नहीं हुआ लेकिन टेलर के सिद्धांत का विरोध हुआ। तो टेलर के सिद्धांतों का श्रमिकों के द्वारा विरोध क्यों किया गया। देखिए, टेलर जो है उन्होंने पूरी मशीनरी में श्रमिकों पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर दिया था। वो ये चाहते थे कि किसी भी कारखाने में श्रमिक जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के साथ ही उन्हें इस तरीके से, इस वैज्ञानिक तरीके से काम में इतना व्यस्त कर दिया जाए, बीच में रेस्ट भी दिया जाए, ये भी बोलते थे वो, लेकिन उनका पूर्ण दोहन किया जाए। इससे उनकी मेहनत बढ़ गई, परिश्रम ज्यादा करना पड़ा, तो स्वाभाविक विरोध होना तो हुई। तो उसके कारण क्या है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया, पहला कारण जो निकलेगा, श्रमिकों के कार्य में वृद्धि। टेलर ने जो अपने सिद्धांत बताए हैं उस सिद्धांत में उनने श्रम विभाजन वाला जो सिद्धांत बताया है, प्रेरणात्मक मजदूरी की बात जो की है कि कार्य अनुसार मजदूरी मिलना चाहिए, जो जितना ज्यादा कार्य करेगा उसको उतनी मजदूरी। तो स्वाभाविक है श्रमिकों के कार्य में क्या हो गया, कार्य का बोझ बढ़ गया, इसलिए श्रमिकों ने इसका बहुत विरोध किया। दूसरा नंबर आता है कठोर नियंत्रण। कठोर नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि उन्होंने वहां पर स्पष्ट किया कि साहब देखिए, श्रमिक जो है वो पूरी तरह से अनुशासनबद्ध होना चाहिए। जो कारखाने के अंदर में मशीनें लगी हुई हैं, रॉ मटेरियल रखा हुआ है, कारखाने में घुसते से ही उन्हें
जो योजना बताई गई है उसी अनुसार काम करना है और पूरे समय काम करना है, और उसका निरीक्षण भी होगा। टोली नायक भी उनके ऊपर बैठा हुआ है, गति नायक भी उनके ऊपर बैठा हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि कठोर नियंत्रण आया। तीसरा जो है बेरोजगारी का भय, तीसरा पॉइंट आएगा। देखिए, टेलर यहां पर अपने सिद्धांतों में इस बात का विशेष जोर देते थे कि मशीनीकरण ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाए ताकि प्रोडक्शन में वृद्धि की जाए। अब स्वाभाविक है, मशीनीकरण यदि ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाएगा तो फिर मजदूर कम लगेंगे और मशीनें ज्यादा लगेंगी। इससे बेरोजगारी का भय भी बना हुआ था, इसलिए इसका विरोध हुआ। इसके बाद स्वामी की शक्ति में वृद्धि, चौथा पॉइंट हो गया हमारा कि टेलर अपने पूरे सिद्धांत में प्रबंधक वर्ग जो है उसके हाथ में लगाम देना चाहते थे और श्रमिकों की स्वतंत्रता जो है वो समाप्त कर देना चाहते थे कि श्रमिक जो है वो काम करें तो मालिक के कहने के अनुसार ही काम करें। तो इससे स्वामियों की शक्ति जो है, मालिक जो है, उनकी शक्तियों में वृद्धि हुई और श्रमिकों की शक्तियों में कमी आई। उन्होंने इसका विरोध किया, है ना। और उसके बाद श्रम संघों की शक्ति में कमी। देखिए, हर फैक्ट्री में, कारखाने में श्रमिकों की यूनियन होती है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए, माने तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बोनस दीजिए, भत्ता दीजिए, इसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। कई बार तो हड़ताल का भी सहारा लेती है। तो यहां पर टेलर ने अपने सिद्धांतों में काम, वर्क पर ज्यादा जोर दिया कि आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। इससे ऑटोमेटिकली श्रम संघ जो है वो महत्वहीन हो गए, तो भी श्रमिकों ने उसका विरोध किया। तो इस तरीके से 5 पॉइंट आपको इसके भी मिल गए। माने आपको जैसा मैं बोल रहा हूं उसी हिसाब से लिखेंगे जब आप, तो आपके नोट्स बन जाएंगे बेटे, है ना। और परीक्षा पास में आएगी, परीक्षा तो होगी सुनिश्चित है ना। थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति गंभीरता लाए, है? अब देखिए, टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में अंतर की चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में जब हम अंतर की चर्चा करेंगे तो मैंने लिख कर रखा हुआ है और वो आपको यहाँ पर स्क्रीन में मैं दिखा भी दूंगा। तो देखिए, बड़ी सरलता से बात को समझें आप कि फ्यूल जो थे वो मैंने पहले ही आपको बताया कि फ्यूल जो है वो इंजीनियर डायरेक्ट बने थे। टेलर गरीब परिस्थिति के थे, श्रमिक से फिर इंजीनियर की पोस्ट पर पहुंचे थे। तो स्वाभाविक है दोनों के इसमें सिद्धांतों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को हमारे को मिलेगा। अब पहला पॉइंट जैसे आता है, ये लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें देखिए मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है, तो आप जब परीक्षा में आप लिखेंगे तो शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, पूरे वाक्यों में लिखेंगे। जैसे आधार बिंदु में मैंने दे दिया है अध्ययन का केंद्र बिंदु, तो टेलर के इसमें दे दिया श्रमिक और फ्यूल के इसमें लिख दिया है प्रबंधक। शॉर्टकट में लिखा है ताकि आप 10 बार लिखकर याद करें, क्योंकि ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। अब इसे लिखेंगे कैसे कि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था और फ्यूल के अध्ययन का केंद्र बिंदु प्रबंध था। जनक, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है और फ्यूल को आधुनिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। प्रयोग बिंदु, ये आधार बिंदु दिए हुए हैं, तो प्रयोग बिंदु तीसरा नंबर पे। तो टेलर ने कारखाने में प्रयोग किए और फ्यूल ने प्रशासन पर प्रयोग किया कि प्रशासन के उच्च अधिकारी जो हैं इन पर यदि शिकंजा कसा जाए तो ऑटोमेटिकली नीचे सुधार आ जाएगा। श्रमिकों द्वारा विरोध, देखिए टेलर के सिद्धांतों का श्रमिकों द्वारा विरोध हुआ। यस, यहां यस और नो लिखा है, तो आपको पूरे वाक्य में लिखना है कि टेलर के सिद्धांतों का श्रमिकों द्वारा विरोध हुआ, और साइड में लिखेंगे आप कि फ्यूल के सिद्धांतों का श्रमिकों द्वारा विरोध नहीं हुआ। और 5वां पॉइंट दिया हुआ सैद्धांतिक और व्यापारिक। तो टेलर के सिद्धांत सैद्धांतिक थे, पढ़ने में बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन कारखाने में लागू करना बहुत
टेढ़ी खीर थी और फ्यूल के सिद्धांत व्यावहारिक थे, तो उन्हें कारखाने में आसानी से लागू किया जा सकता था। तो इस तरीके से ये मैंने एक अंतर का बनाया है, लिख के भी रखा हूं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो थोड़ा सा आप स्क्रीन में आ जाएगा आपके, इसको आप अच्छे से देख लें ताकि आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि ऐसा बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना, पूरे पूरे वाक्यों में आपको इसको लिखना, और कैसे लिखना ये मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है भाई। अब देखिए, इसके बाद हम एक प्रश्न और है, कई बार बड़ा उटपटांग होता है कि हर बार पूछता है टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में अंतर बताइए, है ना। अब कभी धोखे से यदि वो पूछ ले कि टेलर और फ्यूल के सिद्धांत में समानताएं बताइए, कोई 4 या कोई 5 समानताएं बताइए, तो अचकचा जाएंगे। उन्होंने बोले साहब हमको तो ये मालूम ही नहीं है। तो थोड़ा सा उसको भी सुन लें। देखिए, टेलर और फ्यूल नंबर 1 है ना, नंबर 1 पॉइंट डालेंगे इंजीनियर। टेलर और फ्यूल दोनों ने ही इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट डालोगे कि मानवीय दृष्टिकोण, उसमें 2 बिंदु डैश करके लिखोगे कि टेलर और फ्यूल दोनों का मानवीय दृष्टिकोण था, अर्थात वे श्रमिकों के साथ मशीन समान व्यवहार करने से मना करते थे, बल्कि उनके साथ सहयोग के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते थे। ये नंबर 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आप जो डालोगे, दोनों को प्रबंध के पॉइंट का नाम लिखना, ज्ञान एवं अनुभव। पॉइंट का नाम, तीसरे पॉइंट का नाम आएगा ज्ञान एवं अनुभव। दोनों को प्रबंध के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का माने ज्ञान और अनुभव बहुत ज्यादा था, बहुत अधिक था। दोनों ने लंबे समय तक के सर्विस की और फिर सिद्धांतों का प्रतिपादन लंबे समय तक के करते रहे और अपने विचार भी व्यक्त किए। ये उसमें आप डालेंगे। सिद्धांतों का प्रतिपादन, चौथा पॉइंट, दोनों ने ही प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्यों किया? उपक्रम के प्रोडक्शन में और प्रॉफिट में वृद्धि के लिए किया। इसके बाद आप दोनों प्रेरणात्मक मजदूरी, 5वां पॉइंट डालेंगे कि टेलर और फ्यूल दोनों ही प्रबंध शास्त्री ऐसे थे जो प्रेरणात्मक मजदूरी पर ध्यान देना चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि भाई प्रेरणात्मक मजदूरी माने जो काम अधिक करेगा, जो अधिक योग्यता वाला काम करेगा उसे अधिक वेतन प्राप्त होगा, जो कम योग्यता वाला काम करेगा उसे कम वेतन प्राप्त होगा। इस तरीके से यहाँ पर उन दोनों के सिद्धांतों में समानताएं आती। अब थोड़ा सा पूरा अध्याय आपका लगभग ये समाप्त हो गया प्रबंध के सिद्धांत का। अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। सिंगल या 2, टेलर के कोई 2 सिद्धांत पूछ सकता है, फ्यूल के कोई 2 सिद्धांत पूछ सकता है। टेलर के जो मैंने 14 सिद्धांत बताए हैं और फ्यूल के जो मैंने 14 सिद्धांत बताए हैं, है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता कि फ्यूल द्वारा कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, 10, 12, 14, 8, तो आपको 14 पे टिक लगाना पड़ेगा, है ना। और टेलर द्वारा जो है 12 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं, है ना। अच्छा, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन, ये जो है टेलर ने किया था। इस विषय में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एक बात और मैं बता रहा हूं आपको कि सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर या 4 नंबर में प्रश्न आ जाता है, तो मैंने समझाया है उसमें, सोपान श्रृंखला को बहुत अच्छे से समझाया है। आप उसमें देखिएगा, चित्र भी दिखाया था मैंने आपको, आपकी पुस्तक में भी चित्र आपको मिल जाएगा।
तो सोपान श्रृंखला के सिद्धांत को मैंने जो समझाया है वो, प्लस आप पुस्तक का भी ले सकते हैं और इस तरीके से बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर आप बना सकते हैं। इस तरीके से आपके प्रबंध के सिद्धांत वाला चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया बेटे। अब इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप, मैं बार बार जो आपसे कह रहा था कि भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक देने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए आप लाइक देंगे तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखूं, ताकि 12th क्लास में आपका भला हो, है ना। मेरा इसमें कोई स्वार्थ तो है ही नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। शेष अगली कक्षा में हम अगले लेसन में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।